लोकसभा में अपने भाषण में इंदौर को उम्मीदों का शहर बताने वाले मध्य प्रदेश के और देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर के सांसद आदरणीय शंकर लालवानी जी हमारे साथ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, धन्यवाद। सबसे महत्वपूर्ण और पहला सवाल, सर, जब हम देखते हैं इंदौर एक शहर को, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी कह चुके हैं कि इंदौर एक शहर नहीं, एक दौर है, जीता जागता शहर है। तो इंदौर को संभावनाओं के शहर के रूप में आप कैसे देखते हैं? अगर हम पिछले कुछ वर्षों की बात करें कि जिस प्रकार से इंदौर की ग्रोथ हुई है, और मुझे लगता है एक क्षेत्र में नहीं, हर क्षेत्र में भी, जी, चाहे कनेक्टिविटी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, रोजगार हो, इंडस्ट्री हो, आईटी हो, स्टार्टअप हो, हर क्षेत्र में भी। तो उसके कारण इंदौर एक उम्मीदों का शहर बना है, और यही कारण है कि इंदौर तेजी से बढ़ता हुआ शहर है। जब हम पुराने पॉलिटिशियंस के इंटरव्यूज़ देखते हैं, बीजेपी के ही एक लीडर जो पूर्व मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने आपको फ्लाईओवर मैन की संज्ञा दी है और उसमें उन्होंने कहा भी जैसे माणिक बाग ब्रिज का कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण काम हैं जो आपके नेतृत्व में हुए हैं। तो क्या सोच थी, आपका विज़न क्या था कि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके आप किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं? शहर में जो ट्रैफिक की समस्या है उसको लेके हम समय समय पर रिव्यू करते रहते हैं, और मुझे लगता है कि इंदौर में जितनी फ्लाईओवर की आवश्यकता थी उतनी कम थे। और मुझे ध्यान है कि जब पहली बार मैं नगर निगम में जनकार समिति का अध्यक्ष बना, तब नगर निगम की तरफ से तब हमारी फाइनेंशियल स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की, जी, और प्रदेश में भी दिग्विजय सिंह की सरकार थी। जी, उसके बावजूद भी हमको लगा कि माणिक बाग ब्रिज बनना चाहिए। वो ये इसलिए लगा कि वो एक दर्द था मेरे मन में, जी, कि मैं जब देखता था इंदौर में, तब चौथराम हॉस्पिटल सबसे बड़ा हॉस्पिटल हुआ करता था, जी, और वो रेलवे फाटक लगातार बंद होने के कारण वहाँ जाम की स्थिति बनती थी। वहाँ सब्जी मंडी, बड़ी प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी है चौथराम सब्जी मंडी, और उस समय टेम्पो चलते थे, ठेले चलते थे। जब जाम रहता था तो कई मैंने एम्बुलेंस में मौतें देखी है कि जी। एम्बुलेंस उस जाम में फंस जाती थी और मौतें होती थी। अच्छा। स्कूल में बच्चे स्कूल में जाते थे, वो फंस जाते थे। तो मुझे लगा कि सबसे पहले इंदौर में जहाँ जहाँ ऐसी आवश्यकता है ट्रैफिक जाम होने की, वहाँ ब्रिज बनना चाहिए। और वो शुरुआती दौर में हमने माणिक बाग ब्रिज बनाया जब जनकार समिति का अध्यक्ष था, जी, और कैलाश जी महापौर थे। और उसके बाद हम लगातार देखे, वो पहला ब्रिज था मध्य प्रदेश का, इंदौर का, जो नगर निगम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने बनाया, जी, और आज़ादी के बाद पहला। उसके बाद जब जब मौका मिला, जैसे बाद में मुझे इंदौर विकास प्राधिकरण का मौका मिला, जी, तो उस समय भी हमने जो जहाँ जहाँ हो सकते हैं, आवश्यक थे, वहाँ पर ब्रिज बनाए। और जब फिर मौका मिला अभी सांसद के रूप में, तो आज़ादी के बाद पहली बार एक साथ 14 ब्रिज केंद्र सरकार के द्वारा बन रहे हैं, और आईडीए अलग बना रहा है। तो जी, कुल शहर में 21 ब्रिज बन रहा है। जी, और इंदौर की अगर रेलवे क्रॉसिंग की बात करूं, तो इंदौर में एक भी रेलवे क्रॉसिंग आने वाले समय में नहीं बचेगा, जिसके कारण फाटक बंद होने का जाम लगेगा। एक ही था, वो था केसरबाग, जो आरटीओ रोड पे, जी। उस पर भी स्वीकृति मिल गई है, आने वाले समय में वहाँ भी ब्रिज बनेगा। तो एक लगभग जो इंदौर में ब्रिज बने, उसमें कहीं ना कहीं रुपये डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जुड़ाव रहा है, और इसके मैं पीछे लगा रहा हूँ। और उसी का परिणाम है कि पूर्व मुख्यमंत्री जी ने फ्लाईओवर मैन की जी। बात कही थी, और उससे ट्रैफिक समस्या हल करने की कुछ हद तक हल होगी। जैसे हम देखते हैं सर, इंदौर केंद्र में है और कई सारे रास्ते, महत्वपूर्ण रास्ते जो है इंदौर से होकर जाते हैं। जैसे हम ईस्ट टू वेस्ट कनेक्टिविटी की भी बात करें, कांडला से हल्दिया का जो रास्ता है, और नॉर्थ टू साउथ कनेक्टिविटी हैदराबाद तक हम देखें, तो इंदौर की जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? क्योंकि आपके विज़न में जब भी हम देखते हैं, जो हमने आपके भाषण सुने हमारी टीम की रिसर्च में, तो आपने इसको बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया है और बताया कि इस इंदौर की लोकेशन क्यों अहम हो जाती है। और उस पर रेलवे में भी जैसे आपने इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी उसमें काम किया है, और अभी कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी रनिंग में हैं। मैं जब सांसद बना ही था, तब मैंने शुरुआती दौर में उन बड़े शहरों की स्टडी की, जो चाहे जी, देश के हों या बाहर, जिनकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से हो रही है। जी, तो उस समय ध्यान में आया कि 2-4 पैरामीटर ऐसे हैं जो हमें ध्यान देना चाहिए किसी भी शहर के विकास के लिए, जी, और वो खास करके कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, और उसके साथ हेल्थ, एजुकेशन।
ये ऐसा लगा कि इन फील्ड में काम करना चाहिए ताकि शहर तेज़ी से आगे बढ़ेगा। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण ये था कि कनेक्टिविटी बेहतर होना चाहिए और किसी भी कमर्शियल सिटी को आगे जाने के लिए अगर कनेक्टिविटी बेहतर होगी तो उसका इकोसिस्टम डेवलप होगा, उसका कमर्शियल डेवलपमेंट ज़्यादा होगा। और उसी को ध्यान में रखते हुए हमने इंदौर को देश के अलग-अलग शहरों से जोड़ने का प्रयास किया। आप जो बात कर रहे थे जी। कांडला से कलकत्ता तक, जी। अब कांडला से कलकत्ता तक की बात करूँ तो कांडला से लेके इंदौर तक का काम हुआ था। एक काम रह गया था मछलिया घाट का, जी। वो अभी हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका लोकार्पण किया। जी। तो हमारा इंदौर से लेके कांडला से लेके इंदौर यानी अहमदाबाद वाला रूट जो है वो इंदौर तक हो गया। अब इंदौर से लेके हमको कलकत्ता तक जो पोर्ट है उसमें जोड़ना था। जी। अब जब हमने देखा कि कलकत्ता से रायपुर, रायपुर से नागपुर बना हुआ है, नागपुर से इंदौर के बीच का जो पोर्शन है उसमें कुछ लगभग 250 किलोमीटर रहता था जो मिसिंग था। जी। हमने कहा अगर ये पोर्शन बन जाता है तो हमारी इंदौर से कनेक्टिविटी सीधे नागपुर से हो जाएगी, रायपुर से हो जाएगी और कलकत्ता से हो जाएगी। तो ये जो काम है ये हमने अभी प्रारंभ किया और लगभग अगले साल पूरा हो जाएगा। जी। तेज़ी से काम चल रहा है। ये जब पूरा हो जाएगा तो कांडला से लेके कलकत्ता तक हमारा ये जो पूरा रीजन है ये कनेक्टिविटी के माध्यम से जुड़ जाएगा और उसके मध्य में इंदौर है। दूसरा ये हुआ ईस्ट टू वेस्ट। अगर बात करें नॉर्थ टू साउथ जी। तो हम इंदौर खंडवा रोड जो बन रहा है जी। वो इंदौर खंडवा रोड बरहानपुर तक काम हो रहा है, उसके आगे इच्छापुर तक जुड़ेगा। जी। इच्छापुर के आगे एक एक्सप्रेस कॉरिडोर जा रहा है जो कि हैदराबाद जुड़ता है। ओके। जी। तो आने वाले एक साल में हम जो अभी हैदराबाद हमको 18-19 घंटे लगते हैं और मुझे लगता है आने वाले 1.5-2 साल में हम 9 घंटे में वहाँ पहुँच जाएंगे। तो हमारी साउथ में कनेक्टिविटी अच्छी हो गई। जहाँ तक नॉर्थ की बात है, नॉर्थ में हम देखें कि इंदौर से लेके हमने एक नया झालावाड़ तक का जो रोड है जी। उसका काम तेजी चला है, अगले वर्ष वो भी काम पूरा हो जाएगा। जब झालावाड़ तक हो जाएगा तो झालावाड़ के आगे कोटा का कनेक्शन हमारे पास अच्छा है, कोटा से लेके जयपुर का कनेक्शन अच्छा है, जयपुर से लेके दिल्ली का अच्छा है और दिल्ली के आगे तो जम्मू श्रीनगर तक अच्छा है ही सही। जी। तो इस प्रकार अगर ये सेक्शन हमने जो बीच का छूटा हुआ मिसिंग लिंक जिसको कहते हैं राइट। वो हम आने वाले 1-2 साल में पूरा कर देंगे। तो नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट ये हमारा लगभग आने वाले 1.5-2 साल में काम पूरा हो जाएगा। जब ये काम पूरा हो जाएगा तो हमारा इंदौर सेंट्रली लोकेटेड है, उसका एक एडवांटेज हमें ये मिलेगा कि लॉजिस्टिक को एक अच्छा बूस्ट मिलेगा। राइट। क्योंकि जब कोविड में हमने देखा कि जितनी बड़ी कंपनियां हैं जो खास करके चाइना में बंद हो रही हैं, जी। वो कंपनियां जब बंद हो रही तो वो भारत को ही और देख रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार की पॉलिसी की है तो अधिकांश कंपनियां भारत आ रही है और उनका ये स्पष्ट मानना है कि भविष्य भारत के साथ जुड़ा हुआ है। जी। जब वो भारत में अच्छे शहरों की बात करते हैं कि कहाँ वो अपने लॉजिस्टिक बनाएंगे या बैक ऑफिस बनाएंगे तो वो अच्छी जगह ढूंढने की और सबसे प्रायोरिटी उनको आती है कि कनेक्टिविटी बेहतर हो और ऐसी जगह लॉजिस्टिक बनाए कि हम देश के किसी भी कोने में 9-10 घंटे में ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से सामान पहुंचा सकते हैं। तो हमारा इंदौर इस मामले में एक इस कनेक्टिविटी होने के कारण आने वाले समय में मुझे लगता है इंदौर एक बेहतर स्थान है और इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने हमारे इंदौर के एयरपोर्ट के पास में बेटमा और पीतमपुर के बीच में एक 11,000 करोड़ का लॉजिस्टिक हब बना रहे हैं। अब जब ये हब बन जाएगा तो अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों का लॉजिस्टिक हमारे इंदौर में होगा, तो इसके कारण हमारा रोजगार बढ़ेगा, इंदौर की जो कमर्शियल वैल्यू है वो बढ़ेगी और इकोनॉमी भी बढ़ेगी। और इसके साथ साथ हमने रेलवे में भी बेहतर कनेक्टिविटी हो उस पर भी काम कर रहे हैं और इंदौर से लेके उज्जैन का काम, इंदौर देवास उज्जैन डबलिंग भी, इलेक्ट्रिफिकेशन भी हो गया। इंदौर चंद्रावतीगंज उज्जैन इसका काम भी पूरा हो गया। अब जो काम चल रहा है इंदौर से लेके खंडवा तक, खंडवा से लेके हमारा ओंकारेश्वर के आगे तक काम हो गया। हमारा इंदौर से लेके मऊ तक, मऊ और ओंकारेश्वर के बीच का एक सेक्शन है जिसमें काम चल रहा है और हमें पर्याप्त बजट भी मिला है। तो ये जब आने वाले 2 साल में पूरा होगा तब नॉर्थ से लेके साउथ तक की जो डिस्टेंस है वो 200 किलोमीटर कम हो जाएगा। जब ये डिस्टेंस 200 किलोमीटर कम हो जाएगा तो जो ट्रेनें घूम के जाती है रतलाम या भोपाल से, अब वो इंदौर से होके जाएगी। तो मेरा ऐसा मानना है कि इस ट्रैक पर जो इंटर स्टेट जो ट्रेनें चलेगी जो वो लगभग 100 से ज़्यादा चलेगी जो नॉर्थ टू साउथ में, और उसी का परिणाम है कि आने वाले समय में इंदौर एक रेलवे का भी बड़ा हब बनने जा रहा है। और यही नहीं, हमारे इंदौर दाहोद जो गुजरात और महाराष्ट्र के लिए जो कनेक्टिविटी है
वो भी आने वाले 1.5-2 साल में पूरी हो जाएगी काम। और इंदौर एक नया सेक्शन बन रहा है, इंदौर, बुधनी, जबलपुर, रायपुर और कलकत्ता, नागपुर होते हुए, जी इसका भी एक नया ट्रैक बन रहा है, तो वो भी आने वाले 2 साल हो जाएगा। तो ये जो रेलवे का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिस प्रकार से तेजी से काम हो रहा है, जी तो मुझे क्या रेलवे कनेक्टिविटी भी बहुत बेहतर होगी। इंदौर एक रेलवे में भी हब बनेगा, और जिस प्रकार मैंने बताया कि रोड ट्रांसपोर्टेशन में भी हम बेहतर हो रहे हैं आने 1-2 साल में, रेलवे में भी हो रहे हैं, इसी प्रकार एयर कनेक्टिविटी में भी हमने काम किया है। जब बड़ी कंपनियां आती है तो उनके जो सीईओ होते हैं या जी उनके जो टेक्निकल हेड होते हैं, उनको एक ही प्रायोरिटी चाहिए कि उनकी एयर कनेक्टिविटी बेहतर हो। अब भी 86 के आसपास फ्लाइटें चल रही है, जी और हमारा मानना है कि आने वाले दिनों में 100 के आसपास फ्लाइट होगी। और इसमें हमने ये भी ध्यान में रखा कि जब अब नई फ्लाइटें आ रही है, जो एयरक्राफ्ट आ रहे हैं, जी उनको आने वाले समय में पार्किंग का इश्यू रहेगा। और जो बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं उसमें पार्किंग लगभग सेचुरेट है, ओके बम्बई हो, जी दिल्ली हो। तो हमने यहाँ पर पार्किंग, नाइट पार्किंग जो फ्लाइट की रहती है, एयरक्राफ्ट की रहती है, उसको डेवलप किया है। अभी तक हमारे पास 15 बन गई है, ओके वो 15 के बाद हम 15 और बना रहे हैं। जब बन जाएगी तो जो नए एयरक्राफ्ट आ रहे हैं वो नाइट पार्किंग यहाँ करेंगे। अब नाइट पार्किंग यहाँ करेंगे तो नेचुरली वो यहाँ से फ्लाई करेंगे, यहाँ से फ्लाई करेंगे तो एक फैसिलिटी अच्छी हो जाएगी। और इसके साथ साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो कार्गो हो, इंटरनेशनल कार्गो हम डेवलप कर रहे हैं। और यहाँ पर जो इकोसिस्टम जो एयरपोर्ट को डेवलपमेंट में चाहिए, बिल्डिंग नहीं आने वाले समय बना रहे हैं। तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट हो गई, डीजी यात्रा शुरू हो रही है, तो एयर कनेक्टिविटी में बेहतर हुआ है। तो आप देखेंगे एयर हो, रेल हो, सड़क हो, तीनों में हमने काम किया है। तो इसका जो आउटपुट निकलेगा आने वाले 2 सालों में, जी तो इंदौर बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ शहर रहेगा, और इंदौर एक उम्मीदों का शहर रहेगा। तो मुझे लगता है कि ये तभी संभव है कि मोदी जी का विज़न है कि शहर बेहतर हो, कनेक्टिविटी बेहतर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो, ये तभी संभव होता है। जी जब हम कोविड समय को देखते हैं, काफ़ी चुनौतीपूर्ण समय था सबके लिए। तो कोविड में एक मुझे, जब हम रिसर्च कर रहे थे, हमारी टीम को कुछ अहम बातें जो है वो उसमें देखने को मिली। सबसे बड़ी बात, आपका जो इंट्यूशन है, आप चीज़ों को पहले से पढ़ लेते हैं। इसको लेके हमें एक स्टडी भी वहाँ मिली, और यहाँ तक कि जो गणमान्य लोग हैं उन्होंने कहा है कि काफ़ी सक्रियता से आपने कोविड के समय में काम किया है। कोविड का जनता कर्फ्यू लगा था 22 मार्च को 2020 में, और आप उसकी चुनौतीपूर्ण समय को ठीक करने के लिए 14 या आई थिंक 15 फरवरी को ही आप एक बैठक कर चुके थे। तो आपको कैसे ये अंदेशा था कि आने वाला समय इतना चुनौतीपूर्ण होने वाला कि जिस प्रकार का माहौल था उस समय, अंदाज़ा लगाना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन थोड़ा ऐसा लग रहा था कि हम अपनी तैयारी रखें। है? जी उस समय ऐसा अंदाज़ा नहीं था कि हम वहाँ तक हॉट सिटी तक पहुँचेंगे। जी पर जब तैयारियों को लेके हमने यहाँ पर देखा तो मुझे थोड़ा सेटबैक हुआ कि यहाँ कोई तैयारी नहीं थी। और उस समय कांग्रेस की सरकार थी, कमलनाथ की सरकार थी, और उस समय वो तैयारी कर रहे थे, एक अल्फा अवार्ड को लेकर तैयारी कर रहे थे, फिल्म फेयर अवार्ड को फिल्म लेकर। जी और हमारी प्रायोरिटी थी कोविड की तैयारी, और उनकी प्रायोरिटी थी वो। लेकिन जब मैंने अधिकारियों की मीटिंग ली कि जो गाइडलाइन सेंट्रल गवर्नमेंट ने जारी की थी कोविड को लेकर, उन्होंने उस हिसाब से हॉस्पिटल की तैयारी नहीं की थी। मैंने उसी समय दौरा किया, अधिकारियों के साथ बैठा, और मैंने कहा कि आप तुरंत जो गाइडलाइन आई है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसके अनुसार एक हॉस्पिटल की तैयारी रखें, जी आइसोलेशन सेंटर की तैयारी रखें। और हमने उस समय शुरुआत की थी। पर इस बीच में कांग्रेस की सरकार थी तो उन्होंने इस पे ध्यान कम दिया, लेकिन हमारा पूरा ध्यान था। पर जब कांग्रेस की सरकार चली गई और कोविड का भी एक पीक टाइम था, इंदौर देश की हॉट सिटी में से आया था, तो उस समय हमने बहुत सारे ऐसे काम किए। लगभग हमने, जो मेरा मोबाइल नंबर था वो हमने एक कॉल वही सेंटर किस्सा एक आया कि आपने उसे हेल्पलाइन नंबर में हेल्पलाइन में दिया। करा था। उस पर 5 पैरेलल लाइन थी। हमने अलग अलग सेक्शन बनाए थे कि किसी को अनाज चाहिए तो उनको अनाज देंगे, किसी को रेडीमेड फूड चाहिए तो उनको फूड देंगे, किसी को ट्रांसपोर्टेशन चाहिए तो उनको ट्रांसपोर्टेशन देंगे, किसी को हॉस्पिटल की रिक्वायरमेंट है तो किस हॉस्पिटल में कौन सा बेड है, आईसीयू की रिक्वायरमेंट है तो कौन से हॉस्पिटल में आईसीयू है, आपको तुरंत जानकारी। यानी एक कॉल सेंटर पे आपको सभी प्रकार की जानकारियाँ हों। इवन एम्बुलेंस कम पड़ गई थी तो हमने प्राइवेट कारों को एम्बुलेंस में परिवर्तित किया था। तो एक सिस्टम डेवलप किया था, वो इसलिए किया था कि लोगों को परेशानी नहीं हो। हम, ये ऐसा अवसर था कि हम लोगों को कैसे बेहतर सर्विस दे सकते हैं, क्योंकि ये एक पैंडेमिक ऐसा था कि जो 100 साल बाद आया था और हमें कल्पना भी नहीं थी।
लेकिन एक जुनून था कि हम किस प्रकार बेहतर सेवा कर सकते हैं। उस जुनून के कारण हमारी सभी टीम ने, पार्टी के लोगों ने, सबने मिलके जब काम किया तो इंदौर एक बेहतर स्थिति में आया। और उस समय स्थितियाँ, परिस्थितियाँ इस प्रकार की थी कि थोड़ी समस्या ज़रूर आई थी, पारिवारिक समस्या भी थी। जी, वो खुद भी एक किस्सा टीम से मुझे पता लगा कि आपकी जो वाइफ़ थी वो भी एडमिट थी हॉस्पिटल में, आपने दो डबल मोर्चे पे ये लड़ाई लड़ी। ये तो बस क्या सोच थी उस समय, आपको क्या महसूस हो रहा था कि मुझे जनता के लिए इतना समय मैं दे रहा हूँ, परिवार के लिए भी, क्या समय आप निकालते थे? देखिए उस समय तो मैं ये कहूँगा कि एक परीक्षा थी, जी, क्योंकि जिस प्रकार से शहर हॉट सीट में था और उस समय हमें सारा दिन शहर में अलग अलग मेडिकल हो या राशन हो या लोगों की हेल्प करना हो, शमशान घाट की व्यवस्था करना हो, अलग अलग सेक्शन में बहुत सारे काम करना पड़ रहे थे। उसी समय ये बात सही है कि मेरी वाइफ की जो तबीयत ठीक, वो ठीक नहीं, कैंसर के कारण वो आईसीयू में थी, लगातार ओके। 6 महीने आईसीयू में थी। और यानी एक ऐसी स्थिति थी कि मैं ये कह सकता हूँ कि भगवान परीक्षा ले रहा था। एक तरफ शहर की जनता थी, पूरा शहर का इतना बड़ा परिवार था जी, जिन्होंने एक सांसद के रूप में जवाबदारी दी थी। दूसरी तरफ एक पति का फर्ज था। तो एक परीक्षा की घड़ी थी, दिन भर में शहर में अपने कामों में लगा रहता था, कोविड को से कैसे बेहतर से हम लड़ सकते हैं। और फिर रात को मैं हॉस्पिटल में मैंने कमरा ले रखा था और रात भर मैं ओके। हॉस्पिटल में रहता था और वहीं मैंने ऑफिस बना रखा था एक हॉस्पिटल में, कमरे में। वहीं से मैं शहर की जो कोविड को लेके जो चैलेंजेस थे उसको डील करते थे। तो एक ऐसा था समय दौर कि जिसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। बहुत सारे टिकट को लेकर भी कई सारे र्यूमर्स थे। जब भी आप 17th लोकसभा में जब आप गए, उसके बाद आपका इतना शानदार पूरा टेन्योर रहा। जब दोबारा टिकट की बात आई, तो उस समय मतलब अलग-अलग राजनीतिक पंडितों के अलग-अलग विचार थे। कई लोग कहते थे कि आप शिवराज सिंह के खेमे से आते हैं, दूसरा आप सिंधी समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। और यहाँ तक कि हमारी टीम ने रिसर्च किया तो हमने ये भी पाया है कि सर, जब लोकसभा में हम उपस्थिति की बात करें तो आपकी उपस्थिति 95% से भी अधिक रही। मतलब ये आपके कमिटमेंट को दिखाता है। तो क्या ये वजह रही या कोई ऐसी वजह है कि लालवानी जी को वापस जो है टिकट दिया गया? देखिए, मैं पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ और पार्टी जब भी जो काम देती है जी, मैं करता हूँ। कभी मैंने ऐसा नहीं कहा कि मुझे यही चाहिए या मुझे यही करना है। ओके। एक पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में जो जवाबदारी जब जब भी लिए की है, पार्टी ने आकलन किया होगा और मुझे लगता है आकलन करके फिर मौका दिया है। जी, हम जनता के बीच में हैं और जनता का आशीर्वाद लेने अब जा रहे हैं। जी, कार्यकर्ता पूरी मेहनत के साथ लगे हुए हैं, हमारा शीर्ष नेतृत्व का पूरा मार्गदर्शन है। तो मुझे लगता है कि जो परिणाम आएंगे वो अब पहले से बेहतर आएंगे। जी। अब बात युवाओं की करते हैं सर। युवाओं के संबंध में कांग्रेस सरकार हमेशा हमलावर होकर, मतलब कांग्रेस के जो लोग हैं वो हमेशा हमलावर होकर आरोप लगाते हैं कि युवा जो है वो बेरोजगार है। तो सरकार जो है इस दिशा में क्या काम कर रही है? आपका क्या विजन है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बहुत सारी योजनाएं शुरू हुई हैं हुँ, और एक ऐसा सिस्टम डेवलप हुआ है कि हमारे युवा अब खुद नौकरी लेने के बजाय नौकरी देने वाले हैं। जी, और मैंने देखा है कि हमारे इंदौर में भी मुद्रा लोन हो या एमएसएमई के जो सॉफ्ट लोन, हमने देखा कि जिस प्रकार से इजी लोन मिल रहा है। कोविड में भी मोदी सरकार ने मदद की। जी, आईटी के क्षेत्र में हमने देखा किस प्रकार बहुत अच्छी पॉलिसियाँ आई। अब इंदौर में भी आईटी 27% एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहा है। आप ओके, कल्पना कीजिए कितना अच्छा इकोसिस्टम है कि इन वर्षों में आईटी 27% एक्सपोर्ट बढ़ा है। लोकल तो बढ़ा ही है बिजनेस। स्टार्टअप की बात करो तो नई स्टार्टअप पॉलिसी माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च की जी, और जो एक समय हमारे यहाँ स्टार्टअप गिने चुने थे, जी, अब इंदौर एक कैपिटल बन गया स्टार्टअप का। तो हमारे युवा में टैलेंट है और युवा खुद अब नौकरी देने वाले बने हैं जी। और हम देख रहे हैं कि नए-नए जो इंडस्ट्री है वो यहाँ खुल रही है। तो एक सिस्टम डेवलप हुआ है और वो एक ऐसा सिस्टम जो है जो युवाओं को बेहतर ज़िंदगी देता है, वो सिस्टम डेवलप हुआ है। जी। राहुल गांधी अक्सर सभाओं में कहते रहते हैं बीजेपी धर्म की राजनीति करती है, क्या कहना है? देखिए, हमने कभी धर्म की राजनीति नहीं की और ना हम इस पर विश्वास करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास। और आप देखेंगे जितनी भी योजना है, मैं तो ग्रामीण क्षेत्र में जाता हूँ, जी, शहरी क्षेत्र में जाता हूँ,
हर जाति धर्म के बीच में जाता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि किस प्रकार लोगों के बीच में मोदी सरकार का काम हुआ है। जब उनसे पूछता हूँ कि लाडली बहना का फ़ायदा मिला मिला, जी, पूछता हूँ आयुष्मान का फ़ायदा मिला, हर धर्म के लोगों को फ़ायदा मिला। अगर मैं पूछता हूँ कि मुद्रा लोन का फ़ायदा दिया, बोले हम स्ट्रीट वेंडर का फ़ायदा मिला, बोले हर उसको, गरीबों को अनाज, बोले हर उसको, उज्ज्वला योजना में हर धर्म के लोगों को। तो हमने कभी भेदभाव नहीं किया, हम कभी धर्म के आधार से राजनीति नहीं करते, हम विकास की बात करते हैं। विकास हमने किया और विकास हम करेंगे। जी। हमारे यूथ जब सांसद जी को देखते हैं तो आप एक पढ़े लिखे सांसद तो हैं ही, मतलब बीटेक आपने किया हुआ है। तो क्या उस समय कभी दिमाग में ये रहा कि मैं कोई नौकरी करूँगा? क्या कोई नौकरी की आपने? जी, मैंने नौकरी की मुंबई, मैंने बीटेक मुंबई यूनिवर्सिटी से किया और जी, वहीं मैंने सर्विस भी की। तो मुझे लग रहा था कि मैं सर्विस करके मैं और मेरा परिवार को पाल सकता हूँ, लेकिन एक समाज के लिए मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ, उसको लेके समाज में आना चाहता था। और उसमें चूँकि पृष्ठभूमि संघ की थी, तो जी, भारतीय जनता पार्टी, पूर्व में जनसंघ और अभी जो भारतीय जनता पार्टी है, उसके प्रभाव के कारण मैं राजनीति में आया और राजनीति के बाद में जनता की सेवा कर रहा हूँ। जी। जब हम सभी आपके पॉलिटिकल करियर को देखते हैं तो पहले आप विपक्ष में उस समय पार्षद आप रहे, फिर यहाँ से सांसद का सफ़र आपने तय किया। तो इस पूरी यात्रा को आप कैसे देखते हैं? देखिए, पहली बार जब मैं चुनाव लड़ा था पार्षद का, तब विपक्ष में थे हम और हमने बहुत ही अच्छी तरह विपक्ष की भूमिका भी निभाई। जी, यानी जनता की समस्याओं को किस प्रकार नगर निगम में हल करने का प्रयास करें, वो किया। वो दौर था। दूसरी बार फिर कॉरपोरेशन में चुनाव लड़े, तो हमारी बीजेपी की परिषद बनी और उसमें मौका मिला जनकार समिति का अध्यक्ष बनने का। और उस समय हमने शहर में जिस प्रकार से विकास किए, ब्रिजेस हो, बॉन्ड की सड़कें हैं, पितर पर्वत है, बहुत सारे चौराहे डेवलप किए, गार्डन डेवलप किए। तो एक मुझे लगता है कि डेवलपमेंट का एक टर्निंग पॉइंट उस समय था। और उसके बाद तीसरी बार फिर मौका मिला, जी, 3 बार म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में रहे, सभापति रहा। फिर भारतीय जनता पार्टी पार्टी में संगठन में काम करने का मौका मिला, वहाँ रहा। और उसके बाद फिर मुझे सांसद बनने का मौका मिला। तो लगातार शहर में रहते हुए शहर में किस प्रकार शहर को बेहतर हम कर सकते हैं, उसको लेके काम करने का मौका मिला। तो उसी का परिणाम है कि शहर की समस्या हो, शहर के किसी भी गली मोहल्ले की बात हो, एक शहर का लगभग चप्पा-चप्पा देखने का मौका मिला। और इन 5 सालों में जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र है, खास करके देपालपुर हो, सावेर हो, राऊ का जो क्षेत्र है, उसमें जाने का मौका मिला। तो मैंने ग्रामीण भी देखा और शहरी क्षेत्र भी देखा और इसी के माध्यम से जनता की सेवा बेहतर कैसे कर सकते हैं, वो करने का प्रयास कर रहा हूँ। जी। जैसे हम देखते हैं सर कि एक वाकया मुझे याद आ रहा है कि रात में तकरीबन 2 बजे आपको एक किसी विधानसभा के किसी गाँव से फ़ोन आया था और आपने उस व्यक्ति की समस्या को बड़ी गंभीरता से सुना और सॉल्यूशन भी दिया। तो ये जो कमिटमेंट है आपका, लोगों के प्रति जन सेवा का कमिटमेंट, मैं उस वाकया को जानना चाहता हूँ। क्या वाकया था कि रात में आपको फ़ोन आया, आपने वो समस्या सुलझाई उस ग्रामीण व्यक्ति की? देखिए, कोई जब मुसीबत में रहता है तो ही वो याद करता है। उस परिवार में तो आपको गुस्सा नहीं आया कभी कि यार इतनी रात मुझे फ़ोन कर रहे हैं आप? देखिए, आज इतनी बड़ी जवाबदारी मिली है। जी, इंदौर मध्य प्रदेश का कैपिटल शहर है, देश का एक चर्चा का शहर है। उसके सांसद होना बहुत बड़ी बात है। जी, और उसमें भी जिस प्रकार से 5,46,000 वोटों से जनता ने जिताया है, जी, तो ये जनता का प्यार है, आशीर्वाद है। तो जनता एक बार मौका देती है आपको, अब आपकी जवाबदारी है कि जनता के लिए आप कैसे बेहतर कर सकते हो। तो अगर उनके लिए कोई मुसीबत आती है तो उसमें आप खड़े रहते हो, चाहे दिन हो या रात हो। मुझे ध्यान है कि उस समय उनकी परिवार में एक सदस्य की तबीयत अचानक ख़राब हो गई, गाँव में हॉस्पिटल अच्छा नहीं था, उनको एडमिट कराना था और रात को ही उनको हार्ट का ऑपरेशन कराना यानी ट्रीटमेंट देना था। जी, तो वो सब व्यवस्था करने में वो उनकी देखो, परिवार में जब ऐसी विपत्ति आती है तो इस प्रकार से मानवता के आधार पर भी और एक सांसद होने के नाते भी उसकी करनी जवाबदारी है। यही नहीं, जब पानी बहुत गिरा, बाढ़ हुई, तो हम खुद ही अधिकारियों, मैं खुद कंट्रोल रूम पे सुबह 5 बजे पहुंचा था। जी, 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 सभी अधिकारियों को फ़ोन लगा कि कमिश्नर कलेक्टर के साथ मैं खुद पूरे शहर का दौरा करने निकला। और स्थितियाँ ख़राब हो रही थी तो हमने बोर्ड बुलाई, उस बोर्ड का संचालन को खुद मैं मॉनिटर कर रहा था कि कोई एक व्यक्ति भी डूब में नहीं जाए। तो ये सब जब आपदा होती है, उस आपदा में अगर आप खड़े रहते हैं तो ये आपकी जवाबदारी भी है। और जनता ने आपको इसीलिए चुना है और हम जनता के प्रतिनिधि हैं, तो आपदा के समय जनता के बीच में खड़े रहना ये हमारी जवाबदारी भी है और ये हमें पार्टी में सिखाया भी जाता है। जी।
सर आखिरी सवाल मेरा ये है कि प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को लेके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है आपके नेतृत्व में तैयार हुआ है, क्या है वो, किस प्रकार का कोविड रिकॉर्ड में है? हमने देखा कि कोविड के बाद जो देखने में आया कि जो हमारे यंगस्टर है हम्म, वो जिम में एक्सरसाइज करते हुए कोलेप्स हो रहे थे, जी शादी में नाचते हुए कोलेप्स हो रहे थे, खेलते जी हुए जी कोलेप्स हो रहे थे। तो कहीं ना कहीं हमें लगा कि कुछ ऐसा इशू है जो हेल्थ को लेकर कुछ है। तो एक सैंपल सर्वे किया था जिसमें हमने देखा कि जो उनके जो अपने आप को फिट समझते हैं कि हम फिट हैं, कुछ बीमारी नहीं है, जब उनकी टेस्ट की गई तो इतनी टेस्टों में एक दो टेस्ट ऐसी निकली जो कि उनकी रिपोर्ट नॉर्मल नहीं थी, ये कह सकते हैं। जी उनके पैरामीटर जो थे नॉर्मल से रिफ्लेक्ट कर रहे थे कि अब ये आने वाले समय में इनको कोई ना कोई बीमारी होने वाली है। तो जब ये प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का हमने अभियान चलाया तो उसमें हमने अलग अलग कॉस्ट का लिया, अलग अलग इकोनॉमिक सेक्शन का लिया। तो इसमें ध्यान में आया कि पर्टिकुलर कुछ कास्ट हो या इकोनॉमिक सेक्शन हो, खास करके मजदूर जो गरीब वर्ग है उसमें कम था, मध्यम वर्गीय में ज़्यादा था। तो जो अपर क्लास है उसमें भी जी कम था। तो अपर क्लास रेगुलर चेकअप कराता होगा, मुझे लगता है इसलिए। जी और जो गरीब व्यक्ति है वो मेहनत इतनी करता होगा तो उसकी फिजिकल एक्सरसाइज इतनी होती होगी तो उसको नहीं। मध्यम वर्ग जो है, जो कुछ उनकी लाइफस्टाइल ऐसी जी हो गई लाइफ उसके स्टाइल। कारण। तो पैरामीटर जब हमने इसको टेस्ट बड़े सैंपल में करा, पहले 1 लाख में करा था, फिर 2 लाख में करा, तो ये दुनिया का किसी शहर में सबसे बड़ा मेडिकल टेस्टिंग सैंपल था। ओके और माननीय मंत्री जी ने जब इसको देखा तो उन्होंने रियलाइज़ करा कि इस प्रकार के जो टेस्टिंग है हमें शहरों में करना चाहिए। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, जी ये प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में प्रिवेंटिव कि आप किसी व्यक्ति को बीमार होने से बचाते हैं। और उसको लेके हमने वेलनेस सेंटर शुरू किए कि हमने, हमारे पास सबके डाटा है 2 लाख लोगों के, उनके कौन सा पैरामीटर ऐसा है जो नॉर्मल नहीं है, तो उसके लिए क्या उनको करना चाहिए, क्या लाइफस्टाइल में चेंज करना चाहिए, क्या खान-पान में चेंज करना चाहिए, उसको लेके हमने उनको गाइड कर रहे हैं और उसके परिणाम अच्छे आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी अब एक पॉलिसी बना रही है प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की। जी और ये अच्छा रहेगा कि देश में लोग बीमार होने से पहले ही बचे, बेहतर हो स्वास्थ्य उनका हो, इससे को लेकर एक अभियान चला रहे हैं। जी प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इस बात को चरितार्थ करता है ये सोच। सर अगला सवाल मेरा ये है कि चूंकि इंदौर एक आकार ले रहा है, बड़ा आकार ले रहा है, लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं अपने सपनों को बुनने, और चूंकि आप इस शहर के सांसद भी हैं और दूसरी बार भी आपको मौका मिला है, जो उम्मीदें हैं लोगों की उन पर आप हमेशा खरे उतरे हैं। मेरा सवाल ये है कि क्या देश को ऐसे विजनरी लीडर की ज़रूरत है, चूंकि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में इतना काम किया है, हेल्थ केयर के क्षेत्र में इतना काम किया है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि हम एक सेंटर में एक नया मंत्री देख रहे हैं? देखिए, ये पार्टी की हमारी व्यवस्था थी, प्रधानमंत्री का पद है। मैं तो ये कहता हूँ हमारे प्रधानमंत्री इतने विजनरी हैं कि उन्होंने, जो अभी आपने सुना भी होगा कि इन जो 10 सालों में काम किए वो एक टाइटल है, जी अभी फिल्म बाकी है। और वो बहुत आगे की सोचते हैं। जब उनसे एक पत्रकार ने प्रश्न पूछा कि आप 2029 के बारे में सोच रहे हैं, तो बोले 2029 नहीं, 2047 के बारे में, जब देश 100 साल आज़ादी होंगे तब के बारे में। इस देश को पूरे विश्व में परम वैभव तक पहुंचाना, हमारा देश विश्व का नेतृत्व करे, विकसित भारत बने, उसकी कल्पना को लेके चल रहे हैं। तो जो इतने विजनरी प्रधानमंत्री हैं उनके साथ एज ए सांसद काम करने का ये अपने आप में गौरव की बात है। जी मोदी की गारंटी जो है, तो मोदी जी की क्या गारंटी है इंदौर को लेके, क्या सपने हैं? आने वाले समय में बहुत तेज़ी से इंदौर आगे बढ़ेगा। मेरा ऐसा मानना है कि हम लगातार हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं और इंदौर एक उम्मीदों का शहर है। जी अगर मैं देश के अन्य शहरों की बात करूं तो जी उसका ग्रोथ रेट है 12%, जी हमारे इंदौर का ग्रोथ रेट है 14%। हम दूसरे शहरों से तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। जी तो ये तभी संभव होता है कि जब मोदी जी की गारंटी होती है। सर आखिरी मेरा जो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो युवा हमें देख रहे हैं, और चूंकि कई सारे युवा तैयारी भी करते हैं, उनके सपने आईएएस बने, आईपीएस बने, बहुत सारे सपनों को बुनकर इंदौर शहर में आते हैं, तो क्या मैसेज है आपका उन सभी यूथ के लिए जो पढ़ाई भी कर रहे हैं और अलग अलग क्षेत्रों में काम भी कर रहे हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये इंदौर शहर उम्मीदों का शहर है। हम तेज़ी से बढ़ते हुए शहर है और आने वाला जो समय है वो हमारे युवाओं का है। तो मेरा निवेदन है कि आप कदम से कदम मिला के आगे बढ़ें और देश को परम वैभव तक पहुंचाने में जो माननीय मोदी जी का सपना है उसको साकार करने में आप हमारा साथ दें।
तो दोस्तों ये थे हमारे साथ इंदौर के चहेते सांसद लालवानी जी।